आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप राहुल गांधी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और इसलिए आप प्रो राहुल गांधी बात करते हैं हमेशा। बिल्कुल नहीं। वन थिंग आई रिस्पेक्ट अबाउट हिम इज ही अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज एन आइडियोलॉजिकल फाइट। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो हमारा नाम है उसके आगे अदानी एयरपोर्ट लग दिया था, लोगों ने तोड़फोड़ की थी, तब उन्होंने हटाया। आस्था का आपका फायदा उठाया जा रहा है। देखो ये धर्म को इन्होंने धंधा बना लिया है, आपके आस्था का फायदा उठाकर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या कुछ नहीं किया और उसका उसी आज तक और इंडिया टुडे ने उसे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। उनका हेडलाइन था क्या, रिया काला जादू करती है, हाँ। जस्ट बिकॉज शी इज अ बंगाली। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया है। ऑन यूट्यूब नाउ एवरीवन इज एन इन्फ्लुएंसर एंड यू आर अ जर्नलिस्ट, तो उसमें आप अपने आप को कैसे फिट करने की कोशिश करें। सो देयर आर चैलेंजेस बट इट इज फन टाइम। ना रवीश कुमार ने सोचा था, ना संकेत उपाध्याय ने सोचा था, ना मैंने सोचा था, ना डॉक्टर रॉय का भी डिकोडर जो चैनल, किसी ने नहीं सोचा था ना कि डिजिटल पर करेंगे। दे अंडरस्टूड द पावर ऑफ डिजिटल। आपको क्या लगता है एक नेशन वन इलेक्शन, इज इट अ फीजिबल आइडिया? 2014 के इंटरव्यूज देखिए आप आपकी अदालत में। मुझे याद है रजत शर्मा के सामने उन्होंने कहा था मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, ऐसी बातें कही थी। कहाँ दिख रहा है, ना कुरान दिख रहा है ना कंप्यूटर दिख रहा है। लोगों के घर उजाड़े जा रहे हो और बुलडोजर बाबा के नाम से आप फेमस कर रहे हो। My dear Sohit Mishra, a journalist I look up to. I mean, out of the few journalists that I love and look up to, you are one of them. And Thank you. आप इस उम्र में, अभी तो खैर आप काफ़ी आगे बढ़ चुके, लेकिन जब मैंने आपको देखना शुरू किया तब आप एनडीटीवी में थे और बेबाकी से आप करते थे। तब आपके पास बेबाकी के लिए फ्रीडम भी था। बिल्कुल। तो आप अपने बारे में बताइए। आपके कॉलेज में मुझे पता है कि आपने आई थिंक सोमाया से पढ़ाई की है, फिर जी टीवी में इंटर्नशिप किया। जी टीवी या जी न्यूज़? जी न्यूज़ में किया था मैं एक्चुअली। शुरुआत इससे करना चाहिए कि आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन थाने, मुंबई के पास। और आप कोई भी नॉर्थ इंडियन फैमिली में अगर आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं तो आपने देखा होगा कि घर पर आकर पेरेंट्स शाम को टीवी लगाते थे और न्यूज़ लगाते थे। खासतौर पर पापा जब भी घर पे आते थे तो न्यूज़ लगाते थे और उसमें एनडीटीवी लगाते थे और तभी रवीश की रिपोर्ट एक अलग किस्म का शो हुआ करता था। सो मुझे लगता है आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं ऐसा कुछ करना है, आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट स्पेशली। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे डैड की वहाँ पर एक चाय की दुकान है छोटी सी। मेरे दादाजी ने कैंटीन शुरू की थी विच माय फादर यूज्ड टू रन। तो आप सिर्फ चाय वाले हमारे प्रधानमंत्री एक्चुअल वाले हैं, एक्चुअल वाला हूँ विद प्रूफ है। तो प्रधानमंत्री का प्रूफ नहीं मिला है लेकिन मेरे प्रूफ है वहाँ पर। तो चाय के दुकान पर भी बहुत पॉलिटिकल कंटेंट पे लोग बातचीत करते थे। वहाँ पर हम न्यूज़पेपर्स रखा अड्डाबाजी जिसको बोलते हैं, अड्डाबाजी होती थी। तो बहुत बचपन से ये सारी चीज़ों पर था और मुझे लगा था कि यही करना है। तो इसलिए जब 10th के बाद मार्क्स अच्छे आए थे, फिर भी मुझे पता था कि जर्नलिज्म के लिए ना ही आपको साइंस की बैकग्राउंड की ज़रूरत है, ना ही मैथ्स की बैकग्राउंड की ज़रूरत है। तो इसलिए कॉमर्स में भी एसपी लिया कि कोई ऐसा टेंशन ना है, पढ़ाई में लोड नहीं लिया। तो कहीं आपने आसान रास्ता तो नहीं चुना? बिल्कुल। चलो साइंस नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना है। जिस अपना फोकस था कि जर्नलिज्म जैसे हो सकता है करें और एनडीटीवी में ही काम पर लगना था। दिस वाज द एम कि करना है एनडीटीवी में। और कोशिश तो ये थी कि रिटायर भी वहीं से हो, लेकिन चीजें बदल गई। पर नजर रखो अर्जुन, ऐसा वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद आई डिड माय जर्नलिज्म बीएमएम, उस समय का अभी उसका नाम शायद चेंज कर दिया, बीएमएम फ्रॉम सोमया, एंड आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम केसी कॉलेज इन जर्नलिज्म। और उसके बाद एक बहुत सारे इंटर्नशिप्स हमने की। तो उसमें जी न्यूज़ में किया था मैंने लाइव इंडिया एक न्यूज़ चैनल हुआ करता था उसमें किया था, मी मराठी में किया था, एनडीटीवी में किया था। ऐसे बहुत सारे इंटर्नशिप्स किए, कॉन्टैक्ट्स बनाए और जब एनडीटीवी में कहीं पर मौका मिला आई जॉइंड इट एंड वैसे फिर मैं शुरू हो गया। और आप सोचिए कि एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसने सोचा था उस समय कि एनडीटीवी में काम करना है, उससे जब उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया और उस पर भी देख रहा हूँ रवीश कुमार इज टाइपिंग, वहाँ पर कोई और टाइप कर रहा है, मनोरंजन भारती इस टाइपिंग, बाद में संकेत उपाध्याय इस टाइपिंग, और आप उस ग्रुप में ऐड हुए हो, तो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। तो दैट इज हाउ इट ऑल बिगन। सो इट वाज लाइक आई वांटेड टू वर्क देयर। आपको एनडीटीवी छोड़ने से पहले, मतलब आई थिंक ये वो इंसिडेंट था जिसकी वजह से आपने छोड़ा था, लेकिन यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपको बोला गया था आपके जिसने भी, जो आपके बॉस थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि आप जाके राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिसरप्ट कीजिए। और आपने ये भी कहा कि वन डे आई विल एक्सपोज दोस पीपल हु आर हाइडिंग इन प्लेन साइट एंड रनिंग देयर एजेंडा वाया एनडीटीवी नाउ। ये आपने कहा था? ये मैंने जब YouTube पर अपना चैनल शुरू किया उसमें कहा। और ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने कभी चाहा नहीं था कि ये बात बाहर आए, क्योंकि एनडीटीवी से ही सब कुछ मिला। यानी हमने जो किया, जो नाम हुआ, जो हुआ वो एनडीटीवी से हुआ। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया चुपचाप। ये जिस दिन की बात है, ये 1 तारीख की बात है, मुझे याद है 31
31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में ग्रैंड हयात होटल में इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी, वहाँ की ये बात है। मुझे ये कहा गया फ़ोन पर, ठीक है, और मैंने कहा ये तो नहीं करूँगा मैं, एंड आई रिजाइंड। लाइक आई आस्क्ड माई वाइफ, आई टोल्ड हर दिस इज़ नॉट राइट, आई एम नॉट लाइकिंग इट, सो शी सेड वॉट एवर यू डू आई विल सपोर्ट यू, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। एंड हमने डिसाइड किया और उस समय मैंने रिज़ाइन कर दिया। अब हुआ ये कि मैंने रिज़ाइन किया तो हर किसी ने पूछना शुरू किया कि अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, अब अपने कलीग्स हैं उनको बता, एवरीवन वाज शॉक्ड। और उसमें अच्छी बात यह है आई वाज शॉक्ड व्हेन आई रेड और उसमें दिल्ली के 1-2 सीनियर एंकर मुंबई आए थे। मैं अभी नाम ले सकता हूँ क्योंकि अब ये हो चुका है, उन्होंने भी संकेत उपाध्याय मुंबई में थे। संकेत, मैं यहाँ पर हूँ, संकेत उपाध्याय यहाँ पर हैं, उनको पता है ये सारी चीज़ें। और ये हुई, ये फ़ोन है, मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं होगा, जो होगा होगा। एंड उस शाम को ही हमने डिसाइड किया, आई क्विट। अब ये लोगों ने न्यूज़ लॉन्ड्री को बता दिया, जिसके वजह से ये खबर जो है बड़ी बनी। वो इट वॉज सच अ सैड थिंग कि वाई विल यू डू समथिंग लाइक दैट। और आप देखिए मेरे पास अब भी कई सारे प्रूफ है, अगर कोई चैलेंज करे, कोई इसे लेकर मुझ पर कोई केस करे, कोई नोटिस दे, तो मैं इसे पब्लिक कर सकता हूँ। इसलिए भी किसी ने कुछ कहा नहीं। आप देखें कि केवल 1-2 बयान है, लेकिन अब मेरी इंसिडेंट को अगर आप छोड़ भी दें, आप अभी देखिए, अब तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो चैनल की दुर्दशा हो गई है, जो हालत हो गई है, मेरे देश के प्रधानमंत्री को अब वो एनडीटीवी आने लगे हैं। इतने सालों नहीं आ पाए थे, जब तक रवीश कुमार और बाकी लोग थे, जब तक डॉक्टर रॉय थे। रवीश जी को इंटरव्यू देने का कभी नहीं आए, ना आपको ना संकेत को। किसको देंगे, हम तो बहुत छोटे हैं, इतने बड़े लोग हैं, किसी को। आप तब चैनल में नहीं आते थे, आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते जब पूरा मीडिया आपका, आप कैसे प्रधानमंत्री? तो जो आप मेरी बात कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है कि क्या हो रहा है टीवी मीडिया में, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में हो रहा है। अब उसमें 1-2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कहना। मैं यंग हूँ, मेरे ऊपर कोई EMI नहीं है, मेरे फैमिली में मेरे पास कोई फिलहाल बच्चे नहीं हैं, तो आई कुड टेक दिस रिस्क और आई हैड दिस ऑप्शन टू क्विट एंड आई डिड। बहुत लोग हैं जिनके पास वो कोफ्त हो रही होगी, उनको बहुत हो रही है, वो उनको दिक्कतें भी हो रही हैं, वो रुके हुए हैं। एक्सपोज कैसे करेंगे इन सबको? आपने कहा कि मैं एक दिन एक्सपोज करूँ, जिस आपको दिन डर नहीं लगता है? किस चीज, जब वहां पर रहकर जब हम काम कर रहे थे तब नहीं डरे, हम तो तब भी सवाल पूछते थे, अब भी काम ही कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जाकर मेरा कोई पर्सनल एजेंडा तो चला नहीं रहा। अगर इस देश में लोग बेरोजगार हैं तो हैं, अगर सड़कें खराब हैं तो हैं, अगर लोगों के पास पैसे नहीं है तो नहीं है, अगर लोगों का करप्शन बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। ये बातें कहना, इसमें एक भी चीज तथ्यों से गलत है क्या? तो नहीं। आपको लगता है कि एम्प्लॉयबल जो यूथ है, जैसे employable, मतलब they have all the qualifications for employability, that of course also goes back to our education system, लेकिन हमारे employable youth जो है, qualified employable youth बहुत कम है। हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, हमारा देश बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस, कस्टम, सोच, विचार, बहुत बड़े सारे स्ट्राटाज हैं सोसाइटी में। ऐसे देश को चलाना भी तो मुश्किल है ना। सही बात है, लेकिन फिर आपको उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगे, आपको अपने सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। अब PSUs बंद कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज वहाँ मैं पे वही और कह कम रहा हो हूँ, रहे तो आपने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं जिसकी वजह से लोगों को काम मिले। आप स्किल डेवलपमेंट, ये आप स्लोगन देने के लिए बहुत अच्छा है। आप बताइए क्या स्किल दिया आपने? नहीं, आप प्लम्बर, मैकेनिक, एयर कंडीशन, ये 3-4 स्किल है। बस। हम लोग ने अपने NGO के थ्रू कोशिश किया था, यही 3-4 स्किल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। क्योंकि उसके अलावा आप चाहते ही हो कि लोग केवल उसी आधार पर सोचे, या उतना ही नहीं कि आप उनको एक लेबर के तौर पर देख रहे हैं, और आप उनको भड़का बस के उतना बना कर कि आप रहें, आपका सिर्फ घर चलता रहे। कुछ नहीं तो मोदी जी आपको गैस दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं सस्ते में। 400 रुपये जब गैस का एक्चुअल सिलेंडर था तब ये प्रोटेस्ट करते थे, अब इतना हो गया कोई नहीं बोल रहा। डॉलर 86 रुपीज़ हो गया ना, कौन बात कर रहा है? तो इस सब से बचा के रखेंगे आपको, और आपको ऐसे ही रखा है। और मीडिया इस पर बात जब नहीं करती है, उसका कारण यह है कि अब एडिटर्स ऐसे आ गए हैं जो ऐसे कहेंगे कि आप डिस्टर्ब कीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कीजिए, फिर आप देखते हैं मैं तो खुले आम कहूंगी कि मैं सो एंड सो की भक्त हूँ। कहते हैं ना, दीपिका पादुकोण उस गाड़ी में हो ना हो, रिपोर्टर दूसरे गाड़ी से सवाल पूछ रहा है, चेस कर रहा है, तो ये सब एडिटर्स को पसंद आ रहा है, यही चल रहा है। इवन रिया चक्रवर्ती के साथ क्या कुछ नहीं किया, और उसका उसी आज तक और इंडिया टुडे ने उसे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, जिसमें लिखा था, एक उनका हेडलाइन था, क्या रिया काला जादू करती है, जस्ट बिकॉज शी इज अ बंगाली।
तो आप देखिए कि, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया है। और गवर्नमेंट को भी कुछ बोलना चाहिए था, भैया औरत है आप, वुमेन को हम लोग Government। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और आप इस तरह से इनकरेज कर रहे हो। सो वन थिंग, एक तो बिल्कुल आई एग्री दैट इंसान को सिर्फ अपने मन की बात नहीं करनी चाहिए, दूसरों की मन की बात भी सुननी चाहिए, जिसकी वजह से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो हम लोग को पता तो चलता है कि भाई दूसरों की मन की बात क्या चल रही है। सही बात है। एंड दैट्स सैड कि आज इंसान जो हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जो अंदर घुट कर जी रहे हैं, और क्योंकि उनको लगता है उनकी सुनवाई नहीं, कहाँ जाएंगे। आप जैसे यूट्यूब चैनल वाले हैं, रवीश जी हैं, संकेत है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, ये कुछ मुद्दे उठाते हैं, लेकिन दे आर अगेन डिपेंडेंट ऑन व्यूज़। सही बात है। और अच्छा दूसरी बात, दे आर डिपेंडेंट ऑन सब्सक्रिप्शंस। पैसे लोग सब्सक्राइब करेंगे, पैसे देंगे तो चैनल चलेगा। हम लोग तो सब सपोर्ट करते ही हैं, बिकॉज हम सब जो देश के लिए सोचते हैं हम सब करते ही हैं। बट येस, इट इज़ डेफिनेटली अ सैड स्टेट। आई वांट टू आस्क यू, व्हाई डू यू थिंक कि इतने सारे लोग हिंदुस्तान छोड़ के जा, नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, और वो भी पैसे वाले लोग? अब मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर घर लेंगे मुंबई में, बांद्रा में, कितने का पड़ेगा आपको घर? 25 करोड़। 25 करोड़ 4-5 है ना। बाहर वही समय में, अच्छा 25 करोड़ का आपने घर ले लिया, फिर आप अपने बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं, आपको मिलेगा सबसे पहले रास्ते पर गड्ढा, गड्ढा नहीं हुआ आप लकी हुए तो मिलेगा ट्रैफिक मिलेगा, फिर उसके बाद आपको अलग अलग जगहों पर दिखेंगे पॉलिटिकल बैनर्स, फिर उसके बाद बेसिक आप अपने घर के बालकनी को खोलेंगे आपको मिलेगा पोल्यूशन, है ना। जब आपके पास पैसा है उसके बाद आप क्यों रहना चाहेंगे एक ऐसे देश में जहाँ पर आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से? और इस पर कोई बात नहीं, अब इतने लोग कुंभ गए हैं ना, सब कुंभ में इतना पैसा खर्चा आप करते हैं, अरे गंगा के नाम पर आप लोग आए हो, बोले माँ गंगा ने बोला गंगा को तो साफ कर देते आप। बोलते हैं कि उस पानी को एक साधु हैं जो महाराज हैं, वो मैंने सुना परसों, वो कह रहे हैं उस पानी से आप आचमनी भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी खराब और है। लोग पी रहे हैं, लोग, क्योंकि वो आस्था का आपका फायदा उठाया जा रहा है। देखो ये धर्म को इन्होंने धंधा बना लिया है, आपके आस्था का फायदा उठाकर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुझे बताइए लोग क्यों रहेंगे जब आपको हर जगह पर करप्शन करना है? अच्छा आपके पास पैसा है तो आप बड़े वाले स्कूल में आप भेज सकते हो, अच्छा आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं अब यूएस छुट्टी में गया था, मैंने देखा कुछ किलोमीटर्स के रेडियस में 9 स्कूल्स थे, और आप कितने भी अमीर हो या कितने भी गरीब हो, आपका बच्चा सेम स्कूल में पढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कूल एडमिशन उसी एरिया उसी एरिया में दिया जाएगा, तो आप कितने भी पैसे वाले हो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, और वहाँ पर जो बच्चे की पढ़ाई है वो दोनों को लेवल सेम मिल रहा है। तो आप देखिए आप सोसाइटी में हर किसी को इक्वालिटी पर रखते हैं, और सेम स्टार्टिंग लाइन दे रहे हैं, जो हमारे देश में नहीं है ना। जो लोग धनंजय मुंडे के करीबी हैं, जो जिन्होंने मर्डर किया, आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पुणे में पोर्श वाला केस था, उस बच्चे को 17 साल के बच्चे जिसने 2 लोगों को रौंद दिया, उसको पुलिस स्टेशन के अंदर पिज्जा बर्गर खिलाया गया था। लेकिन धनंजय मुंडे का नाम जो है, उनके लोग हैं, ये कंफर्म थोड़ी हुआ है अभी तक। अरे उनके जो एकदम करीबी हैं, वाल्मीकि कराड़, उनकी तस्वीर आई है, उनको अभी उनके खिलाफ मकोका लगाया गया। 1 महीने से ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। या द मैटर इज गोइंग इन द कोर्ट, एवरीथिंग इज कम आउट, इट्स अ बिग डील इन दैट एरिया बीड, but apart from that no one is talking and about he is that. one of the ministers now. He is one of the powerful ministers, and why I am talking about this, आप देखिए कि लॉ कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप क्यों रहना चाहेंगे जहाँ पर आप कमा रहे हैं निर्मला सीतारमण जी को टैक्स देने के लिए? सॉल्टी पॉपकॉर्न और वाइट सॉल्टी पॉपकॉर्न वो आपको तय करना होगा कि आप कितना जीएसटी दे सकते हैं, उसके आधार पर आप खाएंगे। आप ढंग के सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमने देख लिया था कोविड के समय में आपके अस्पताल के हालत कैसे हैं, ऑक्सीजन के हालात कैसे हैं, अच्छा एजुकेशन के आपके हालत कैसे हैं। आप अच्छे खासे पढ़कर निकल रहे हैं, इस देश के आईआईटी से पढ़कर निकलने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। 30% लोगों के पास आईआईटी क्लियर करके अगर नौकरी नहीं है, क्यों रहेगा कोई? और फिर हम क्या करते हैं पता है, कोई पेप्सी का सीईओ बन गया, कोई ये बन गया, उसको हम तो इंडियन ओरिजिन कितना लेकिन है? भैया वो अमेरिका में ही exactly. अभी वैंस है जिनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वैंस, उनकी जो बीवी है, शी इज इंडियन ओरिजिन वुमेन। ट्रम्प ने कहा कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने हस्बैंड से ज्यादा इंटेलिजेंट। अरे भाई वो इंडियन ओरिजिन, लेकिन अमेरिका में पली बड़ी, उसको अपॉर्चुनिटी अमेरिका ने दी, आपके देश ने नहीं। अच्छा ये जितने इंडियन ओरिजिन है उनके पास तो ऑप्शन है ना, आप अपना जो नेशनलिटी है फिर ले लीजिए आप इंडिया का। नहीं अभी तो सब घबरा रहे हैं, अभी सब घबरा रहे हैं। ये वो एनआरआई अंकल आंटी हैं जो अपने बच्चों को वहां पर भेजेंगे और फिर लेकिन उनको गुणगान यहाँ पर मोदी जी का, अरे आओ हमारे साथ रहो अमृत काल में, आप लोग
आपको भी समझ में आएगा कि क्या परिस्थिति है। और आप देखिए, मैं, आप और यहाँ पर इस रूम में शायद जितने लोग हैं वो फिर भी बहुत अच्छे Privileged लेवल हैं। पर और बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आप आराम से बैठ रहे हैं एसी में। इस देश के मजदूर को तो पड़ी नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, उसको पता नहीं है शाम को उसको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। छोटे छोटे गली कस्बे में लोग कैसे रह रहे हैं हमें अंदाजा नहीं है। तो आप सोचिए क्यों रहेगा कोई इस देश में। और सबसे वो स्वदेश फिल्म में ना, उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग है, बहुत पसंद है मुझे। सबसे पहले तो आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना कि आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, तब उसका सोल्यूशन निकलेगा। जब आप ये मानने को ही तैयार नहीं हो कि आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, तो कुछ नहीं सोल्यूशन निकलेगा ना। फिर लोग खुश है। महाराष्ट्र में 1500 रुपया महिलाओं को दिया गया। हाँ, उसका क्राइटेरिया ये था, लाड़की बहन, उसका क्राइटेरिया क्या था? उन महिलाओं को ये दिया जाएगा जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख से कम है। 2.5 लाख से कम सालाना कमाई जिनकी है उनको 1500 रुपया महीना दिया जाएगा। 2.5 करोड़ महिलाओं ने इस स्कीम का फायदा लिया। 2.5 करोड़ महिलाओं ने इसको गेम चेंजर बताया गया। इसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, महाराष्ट्र इलेक्शन में बहुत बड़ी और 1500 रुपया मतलब $20, जो आप शायद यूएस में एक बार रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो उतना खर्चा होगा। वो 1500 रुपए को आप अगर महाराष्ट्र में गेम चेंजर बोल रहे हैं, तो आप देखिए आप लोगों देश को की स्थिति क्या है, गरीबी की तरफ कितना धकेल रहे हैं कि और फ्री वो में किस 1500 स्थिति में रुपए दे है। रहे हैं। मतलब ऑल्सो द सेम थिंग और राशन, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है फ्री। अरे भाई शर्म आनी चाहिए आपको। 75 साल बाद आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग राशन फ्री पे जी राशन रहे पे निर्भर हैं। और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो हमारे जो बेसिक्स है ना मैम, वही क्लियर नहीं है। हम इसी में खुश हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और पाकिस्तान कमजोर। अरे पाकिस्तान से आप तुलना कर रहे हो ना, आप चाइना से तुलना कीजिए। और हर चीज़ का एक सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा बात करते आते, अरे पॉपुलेशन ज़्यादा है क्या करें। नहीं, पॉपुलेशन चीन चाइना कर ही रहा है ना। चाइना, आप हर किसी को खुद से शुरुआत करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कौन मानता है? कोई नहीं मान रहा। कौन सिग्नल पर गाड़ी रुका रहा है? ड्राइविंग इन मुंबई, इट इज सो डिफिकल्ट टू ड्राइव इन मुंबई, टू फॉलो ओबे रूल्स, नो वन इज फॉलोइंग इट। अब तो फिर भी सीसी वो कैमरा लगे लग गया हुए तो हैं। लोग मतलब कौन थोड़ा सा पैसा भर डरते रहा? हैं। कुछ नहीं हो और रहा। मिडिल क्लास ही डरता है। मिडिल क्लास ही डर रहा, और कोई नहीं डर रहा। 2000 का फाइन तो लगेगा। आप बताइए क्यों रहेगा कोई इस देश में? लेकिन बस वही है कि ये बोल कोई नहीं रहा, डर रहे हर कोई है, बोल कोई नहीं रहा। और यही परिस्थिति है। जब 1500 रुपया, $20, आप इसको कंपेयर करके देखिए, बाहर एक बार का खाना और यहाँ पर महीने का वो पैसा मिल रहा है और लोग लाइन लगा कर ले रहे हैं। मतलब हम किस परिस्थिति में हैं? ऐसा तो देश नहीं था। ये वही देश था जो 2008 में दुनिया भर में रिसेशन आया था, फिर भी हमारे यहाँ पर नहीं आया। इन लोग की कभी कॉन्शियस में नहीं लगता है कि हम $20 1500 रुपए महीने का दे रहे हैं और इसका हम ढिंडोरा पीट रहे हैं? हमको खुद सोचना चाहिए। कई लोग इतने पीढ़ियों से पॉलिटिक्स में हैं, सेवा में है, देश की सेवा में, उनको आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनके कॉन्शियस को क्यों नहीं लगता है। क्योंकि वो पॉलिटिक्स बिजनेसमैन बिकम अ है। प्रोफेशन नाउ, नॉट अ सर्विस। इट इज नॉट इवन अ प्रोफेशन नाउ, इट इज अ बिजनेस। आप देखिए, जो पॉलिटिक्स में है, आधे से ज़्यादा जो एजुकेशन, जो सो कॉल्ड गुड एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उनके ही होते हैं। महाराष्ट्र में आधे से ज़्यादा शुगर कोऑपरेटिव्स, मिल्क कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, वो उनके ही होते हैं। तो वही चला रहे हैं ना। अभी आपने क्या किया है? कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में तो कोऑपरेटिव का पैसा लेकिन उनको भी मिलता है ना, ताकत तो उनका ही होता है ना मेन। अब क्या हो गया है, ये डेमोक्रेसी में अगर आप महाराष्ट्र की भी बात करें, हमने हर एक शहर को ना, एक शहर का एक राजा है जो वहाँ का विधायक या वही बड़ा पुराना नेता है। सिस्टम। पुराना ही सिस्टम है, सिर्फ डेमोक्रेसी में ला दिया लोग बोलते आपने। राजा अबॉलिश हो गया, भैया वही चल रहा है, वही चल रहा है और वही सब कर रहे हैं। तो क्यों रहेगा कोई? मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया। आप दिल्ली में देखो, यमुना साफ नहीं है। बिहार में आप ब्रिज चुरा ले रहे हैं, रातों रात ब्रिज चोरी हो जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिल कोई नहीं भर रहा, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कहाँ पर आप दे रहे हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? नहीं है। महिलाओं को लेकर कौन कौन क्या क्या बयान देता है, नेता कैसे बयान देते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। महिलाओं को कहते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए आप कराटे सीखिए। ये वुमेन रेसलर्स रास्ते पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे देश में। कैसे आप देखिए confidence कि नहीं? जो कहते हैं कि आप सेफ्टी के लिए कीजिए, और वुमेन रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी कोई नहीं सुनता। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों रहेगा कोई इस देश में? आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि आप राहुल गांधी के बहुत बड़े फैन हैं और इसलिए आप प्रो राहुल गांधी बात करते हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी कुछ बैक सीट ले रहे हैं, एक तो दिल्ली के इलेक्शन में, या फिर ये वोटिंग स्कैम में जो कहते हैं ईवीएम वो सिर्फ शोर मचाते हैं, फिर उसके बाद चुप हो जाते हैं? पहली बात तो आप फैन हैं उस हैं कि नहीं वो बताइए, और दूसरा ये ईवीएम का जो चक्कर है तो बहुत खतरनाक चक्कर है अगर सही है, लेकिन उसको कैसे प्रूव किया जाए? क्या ये लोगों को नहीं करना चाहिए? पहले राहुल गांधी से शुरुआत करते हैं।
जो लोग को लगता है कि मैं राहुल गांधी का फैन हूँ, भारत जोड़ो यात्रा से तो लोगों को लगता था भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक बड़ी बात थी, एकदम, जहाँ I पर agree. एक नेता साउथ टू नॉर्थ और बाद में सड़क पे चल रहा है। सड़क पर चल रहा है, और ये छोटा मोटा नेता नहीं है, ये इसने अपने दादी को मरते हुए देखा है, इसके दादी को हाँ। गोली मारी गई, इसके Father. पिता को बम से उड़ाया गया। मैं कह रहा हूँ अगर ये काम मोदी जी ने किया होता ना, हर कोई यहाँ पर मीडिया में ढिंडोरा पिएगा। तो अगर एक आदमी सड़क पर चल रहा है और क्या कह रहा है सड़क पर चलकर, वो प्यार की बात कर रहा है, वो नफरत को मिटाने की बात कर रहा है, तो उसका कवरेज करना कहाँ गलत है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आप मेरे इस चैनल को भी देखें, हमने इतनी बार क्रिटिसाइज किया है राहुल गांधी को, कांग्रेस को, यही मुद्दों को लेकर कि आप आधे रास्ते पर मुद्दे को भूल जाते हैं, आप मुद्दे को छोड़ देते हैं। मैं ना इनसे कोई लेना देना ना उनसे, मैं एज अ जर्नलिस्ट और देश एज अ से लेना देना है सिटीजन, आपको, हाँ। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। मैं तो अभी उद्धव ठाकरे, अभी बीच में लोग कहते थे कि मैं उद्धव ठाकरे क्योंकि इंटरव्यू दिए थे तो मैं उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहा हूँ। बीच में एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने उद्धव ठाकरे को बताया आपके पार्टी में देखो लोग कैसे आए हुए हैं जो आपकी ही बैंड बजाने, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन यूट्यूब कहता हूँ और मैं भेजता भी हूँ उन लोगों को कि देखो मैंने आपकी बुराई की है, क्यों, मेरा कोई लेना देना नहीं है। रही बात राहुल गांधी की, तो मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी को लेकर हर एक पॉलिटिकल पार्टी तो सवाल उठाता है, हर एक मीडिया ने उसको पप्पू कह दिया, हर जगह पर उसका नाम खराब किया गया, बहुत डिग्रेड कर दिया। मतलब एक आदमी की इमेज को खराब करने के लिए मानना पड़ेगा उनकी करोड़ों strength। रुपए लगाए गए। आपको कहा गया आप लीड नहीं कर सकते, आपकी पार्टी खत्म हो गई, यही लोग थे ना 2014-19 में कह रहे थे खत्म हो गई। 2024 में वो आदमी अपने दम पर 99 सीट लाता है, विदाउट एनी मीडिया सपोर्ट, विदाउट एनी कवरेज, विथ नेगेटिव पब्लिसिटी। तो क्या ये बड़ी बात नहीं है अपने देश में? मगर शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों, इसमें राहुल गांधी की भी दिक्कत है। इलेक्शन से पहले आप ईवीएम के मुद्दे को उठा रहे थे, 2024 इलेक्शन हुआ तब भी आपने मुद्दे को उठाया, 99 सीट आए, उसके बाद आपने इस मुद्दे को छोड़ दिया। वही मैं कह रही हूँ ना कि मैंने उस समय, मेरे जैसे कई लोग थे, एक्सप्रेस ने हमारे ऊपर खबर की थी, हम रोज ईवीएम को लेकर बात कर रहे थे। माधव देशपांडे एक एक्सपर्ट हैं, वो बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके हैं, उनको लेकर हमने कई रिपोर्ट्स किए, कई बार बात की, उन्होंने बताया कैसे हैक हो सकता है, बिल्कुल मैं हो देखा है सकता शायद वो है। वीडियो। हमारे चैनल को डिमोनेटाइज किया गया, हमारे वीडियोस को डिमोनेटाइज किया गया, हमारे रीच को कम किया गया था उस समय। फिर आपने पता है आपने मुद्दे को कब उठाया, जब आप चुनाव हारते हैं, तो अब चुनाव हारने के बाद आप मुद्दे को उठाओगे ना, इमीडिएटली वो नैरेटिव वो लोग उस शुरू कर मुद्दे देंगे को कि खत्म हाँ, कर देंगे ना कि आपने क्यों नहीं उठाया। बोलेंगे यार देखो आप चुनाव हार गए तो इसलिए जब जब जीते थे तब नहीं बोला ऐसे। अब मैं अभी भी मानता हूँ महाराष्ट्र में जो नतीजे आए हैं ये किसी ने नहीं सोचा था। आप देखिए कि हुआ क्या, 2019 में उद्धव ठाकरे बने, सरकार बनी महाविकास आघाड़ी की, जिसको गिराया गया। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, माइग्रेंट क्राइसिस को उन्होंने हैंडल किया, बहुत अच्छा। धारावी मॉडल एक बड़ा मॉडल बन गया था, प्लस वो हिंदुत्व की भी बात करते थे। तो बीजेपी को ये डर था कि हिंदुत्व की भी हमारा बात कर एजेंडा रहा ले है, रहे। कांग्रेस के साथ भी है, मुस्लिम भी सपोर्ट करने लग गए उद्धव ठाकरे को। तो इससे बीजेपी को डर ये लग गया कि यार ये मोनोपोली खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो नहीं चाहते हैं कि उनके आइडियोलॉजी को चैलेंज करने वाला उनकी ही आइडियोलॉजी से कोई हो, तो उसको सिस्टमैटिकली खत्म किया गया। उसके बाद आप देखिए कि हुआ क्या, 2.5 साल में बड़े बड़े कंपनीज महाराष्ट्र से बाहर चले गए। वेदांता फॉक्सकॉन को ले लीजिए, बहुत बहुत इसको ऊपर हमने बहुत वीडियोस किए, इंडस्ट्रीज बाहर चली तो गई, ऑब्वियसली नौकरियां चली गई, किसान आत्महत्या बढ़ गई थी, ठीक है, किसान सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे, महिला सुरक्षा का मुद्दा, जैसे बदलापुर वाला बात मैंने किया, ऐसे कई मुद्दे आपको मिल जाएंगे जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा था। मैं लोकसभा के समय भी लोगों के बीच में था, मैं विधानसभा के समय भी ऊपर घूमा था, बहुत कम लोग थे जो कह रहे थे कि सरकार अच्छा काम करे। मैंने अजित पवार का इंटरव्यू, मैंने कहा ना डिकोडर पर किया था, अजित पवार को हमने पूछा था कि कितनी सीट्स आपको लगता है, उन्होंने कहा था 170, एकनाथ शिंदे ने कहा था 170 180 के करीब है, इनको खुद को नहीं लगा था 230 आ जाएगा। आप देखिए आप कैसे तो इतनी आपको सीट्स क्या आए। लगता है अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इनके गठबंधन है इनका, तो उनको नहीं पता था अगर ईवीएम के साथ हेरफेर हुई है तो उनको नहीं पता था कि बीजेपी हेरफेर करने वाली है? नहीं, मुझे नहीं पता कि उनको पता था या नहीं, लेकिन उन्होंने, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इतनी सीट्स आप जीतने वाले हैं, तो आप 230 पर, अगर आपको पता नहीं था, किसी को लगा था जीत के आएंगे, क्या महाराष्ट्र में जब चुनाव के नतीजे आए आपने कहाँ पर सेलिब्रेशन देखा? अगर 230 सीटें आउट ऑफ 288 एक गठबंधन जीत रहा है और लोगों ने वोट दिया, तो सेलिब्रेशन दिखना चाहिए था। लोग सेलिब्रेशन करते हैं कि हमने अपने पार्टी को जिता तो दिया। कहाँ हुआ? पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर सेलिब्रेशन आपको नजर नहीं आया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि किस आधार पर जीत। अजित पवार जिनको लोकसभा में 1 सीट मिलती है, शरद पवार को लोकसभा में 10 सीटें मिलती हैं,
और विधानसभा में अजित पवार 40 के आसपास पहुंच जाते हैं, शरद पवार 10 पर ही रह जाते हैं। ऐसा क्या बदल गया 4 महीने? मेरा सवाल ये है कि 4 महीने में लोकसभा से लेकर विधानसभा आने तक मराठा नाराज थे, मराठा आंदोलन बड़ा बन गया था, ओबीसी आपसे नाराज चल रहे थे, किसान आपसे नाराज चल रहे थे, शहर में बेरोजगारी बढ़ी थी। आपने 2023-24 तक आपने मेट्रो तैयार करने की बात की थी, कौन सा मेट्रो तैयार हुआ है? ट्रैफिक इतना बड़ा मुद्दा है, पोल्यूशन इतना बड़ा मुद्दा है, कौन से मुद्दे पर आप जीत के, आप मुझे बताइए तो। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर लोगों ने वोट दिया? लेकिन फिर से दिक्कत क्या है, इतना समय हो गया, इसे लेकर कहाँ विपक्ष बात कर रही है? एक संजय राउत को छोड़ दें आप, कोई बात नहीं करता इस पर। तो जब आप खुद बात नहीं कर रहे हैं तो लोग क्यों बात करेंगे? सही बात है, लोग अपनी जिंदगी में लगे हुए हैं। तो आपको उनके पास ये मुद्दे लेकर जाने पड़ेंगे ताकि उनको पता चले। और मैं कैसे नहीं जाए, मानता, लेकिन अभी जैसे सरकार आ गई, उनका ये जो बिल है जो आने वाला है टू स्टॉप क्या बोलते हैं उसको, टेलीकॉम बिल जो है टू स्टॉप ऑल दिस यूट्यूब चैनल्स एंड दिस एंड दैट, वो भी तो शुरू हो रहा है। देखिए वो तो रोकेंगे ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप YouTube चैनल को रोक सकते हैं, मेरे YouTube चैनल को बंद करेंगे, आपके YouTube चैनल को बंद। हमारे बोलने को कैसे बंद करेंगे? हमने से कहाँ किसने- बोलेंगे फिर? आपको कहीं और बोलेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं होगा, शिवाजी पार्क पर खड़े होकर बोलेंगे ना। लेकिन आपको डर नहीं लगता कभी आपको कोई मार डाले कुछ? क्यों मारेगा? मतलब मैंने क्या, अब मारेगा तो आप बच भी कैसे सकते? मतलब अब ये लोग सेफ, अब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ ना, मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना। अब मैं बता रहा हूँ कि सरकार की रिपोर्ट में आया है कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये बोलने में गलत क्या है? अगर आपको लगता है कि नहीं है, आप आइए, आप बैठिए, बात कीजिए। अच्छा, ये भी नहीं हम बात सोचते कि करेंगे। अपनी रिपोर्ट को तो कम से कम टेम्पर करके लिखिए। बिल्कुल, अभी कर ही रहे हैं, हर चीज को ये टेम्पर करना शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन आप यही देखिए ना कि ये जब मुद्दा बनता है, इसमें विपक्ष की गलती यह है कि आप मुद्दे को छोड़ देते हैं, फिर जैसे ही चुनाव आते हैं तब आप इस मुद्दे को उठाते हैं। महाराष्ट्र में भी मैं नाराज हूँ इस बात से कि कैंपेनिंग आपने कितनी देरी से शुरू की, आप आपस में लड़ते रह गए, मुझे लगा साइड एक्टर की तरह वो लोग कर रहे हैं। दिल्ली में तो आप अपने आप को हाथ उठा लिया है क्यों आपने। ऐसा कर रहे हैं? तो ये आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा। राहुल गांधी कितने भी अच्छे आदमी क्यों ना हो, उनके अंदर जितने लोग हैं, और ये आप भी जानते हैं कि वो कैसे दूसरे पार्टी से और आइडियोलॉजी से मिले हुए हैं। इसलिए तो आप देखते हैं जैसे ही सरकार गिरती है या कुछ होता है, इनके ही लोग सबसे पहले टूट कर क्यों जाते हैं। मैं जैसे आपको बता रही थी ना कि जब मैं कांग्रेस में थी तो कभी मैं पूछती थी कि भाई आपने अपने एरिया में क्या किया, आपने ये कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? तो मैडम ऐसे आप मुझसे सवाल मत पूछो, मैं 10 साल से इस कुर्सी पे बैठी। मैंने कहा तो 10 साल से आप कुर्सी गर्म कर रहे हैं, आप कुछ काम करिए, यू नो। एंड पीपल जो जम गया तो जम गया भैया, हमारी ये मलकियत है, हमारा ये अड्डा है, हम। And this is the sad part about. In fact, I always used to. I mean, I really have a lot of respect for Rahul ji and Sonia ji. I really feel they genuinely want to do good work. But there are a lot of ministers in the. I mean, I was disillusioned from politics because कोई काम नहीं करना चाहता है। उस टाइम तो बहुत arrogant हो गए थे। ये सबक भी सीखना ज़रूरी था उनके लिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ उनको कि भाई आप जो जैसे जब इलेक्शन जीते थे, आई थिंक 2014 से पहले जो इलेक्शन था महाराष्ट्र का, नहीं 2009 का इलेक्शन जो था उसमें आई फील राहुल जी को मिनिस्ट्री देना चाहिए था। अब उसमें एक कोटरी में लोग थे जिन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं राहुल जी को मिनिस्ट्री क्यों? जो पुराने लोग थे, नहीं नहीं अभी क्या लोगों को लगेगा कि नहीं अब इसको मिनिस्ट्री दे रहे हैं, ये अभी इनको सीखने दो। क्यों भाई? क्योंकि उनको पता था अगर वो मिनिस्टर बनते और पावरफुल होते, कुछ पॉजिटिव डिसीजंस लेते, तो जो इनकी कोटरी जो बैठी हुई है कुर्सी गर्म करते हुए, वो ये यूथ को लेकर आते सामने। तो यूथ को देखिए आप, सचिन पायलट जी को कैसे उन्होंने पीछे खींचा है। तो ये लोग नहीं चाहते कि यूथ आए, सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स को तैयार ही नहीं होने देते। और आप अपने ही परिवार के लोगों को ला रहे हैं। देखिए राहुल गांधी को, लेकिन द वन थिंग आई रिस्पेक्ट अबाउट हिम इज ही अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज एन आइडियोलॉजिकल फाइट। और ये आइडियोलॉजिकल फाइट क्या है? आप लिबरल हैं, आप सेक्युलर हैं। अब लिबरल और सेक्युलर इस देश में गाली बन चुकी है। तो ये वाली फाइट जब तक है तब तक ये बहुत अच्छी फाइट है। और राहुल गांधी, मुझे लगता है ही डजंट केयर इफ ही इज इन पावर और नॉट, ही इज केयरिंग अबाउट दीज आइडियोलॉजीज। लेकिन मुझे नहीं लगता उनके जो सेकंड इन कमांड है उनको इससे फर्क पड़ता है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी के फैन हूँ मैं, आपको पता है मेरी और राहुल गांधी के बीच में बहस हो गई थी मुंबई में, जब इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो सेकंड यात्रा चल रही थी, तब वो पहुंची थी भिवंडी ये यात्रा पहुंची थी। और उस दिन शाम को राहुल गांधी ने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं छोड़ चुका था, मैं यूट्यूब पर ही था, पिछले साल की ये बात है, और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्टोरल बॉन्ड पर। उस समय इलेक्टोरल बॉन्ड पर कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये वो मीडिया के लोग थे वहाँ पर, और फिर वो जा रहे थे। तो और मैंने उनके जो सेकंड इन कमांड, जो चाय से केटली गर्म वाले लोग होते हैं ना,
तो उनको कहा कि यार हमें मिलना है, हम 3-4 रिपोर्टर्स थे, हमें मिलना है। नहीं नहीं राहुल जी बहुत बिजी हैं, ये हैं वो हैं। एंड राहुल गांधी वाज गोइंग एंड आई शाउटेड राहुल। तो उन्होंने ऐसा देखा और ऐसा हाथ दिखाया, बोला नो नो वी आर नॉट हियर फॉर योर फोटो और ऑटोग्राफ, वी आर रिपोर्टर्स, वी वांट टू स्पीक टू यू। और राहुल गांधी बहुत गुस्से में थे उस समय, क्योंकि ये इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम था और कोई कवर नहीं कर रहा था, टीवी पर कोई नहीं कर रहा था। ही assumed all of us work for TV and he came first thing राहुल गांधी। तो आप सीन को इमेजिन कीजिए, राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी की सिक्योरिटी है, महाराष्ट्र के कई सीनियर लीडर्स हैं और हम 3-4 लोग हैं। राहुल गांधी आया ऐसा ऐसा और उनके कार्यकर्ता हैं, हमको बोलते हैं यू गाइज आर जर्नलिस्ट। बोला यस सर, यू ऑल शुड बी ashamed of yourself, this much is happening in this country and no one is reporting on it। तो वो भी जायज था, but you didn't know you बिल्कुल are जायज था ना part of the tribe। तो हमने सुना, मैंने कहा यू शुड नो who all are present over here, don't be judgmental राहुल। हमने भी कहा कि यू डोंट नो अस, सो व्हाई आर यू बीइंग जजमेंटल। दैट्स द बिग थिंग इज, हमारा बोलना बड़ी बात नहीं है, ही इज राहुल गांधी। उसके बाद वो खड़े होकर उन्होंने सुना हमारी बात और उसके बाद हमसे बात की। देन ही आस्क्ड अच्छा तुम क्या करते हो, कौन क्या करता है। देन ही सेड आई हैड नो आइडिया दैट यू गाइज आर डूइंग दिस, थैंक यू सो मच दैट you all are actually raising our issues, No, he's very talking to the receptive, media। yeah। इसमें बड़ी बात यह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आने वाले आदमी को उनके कार्यकर्ता नेता के सामने मैं कह रहा हूँ कि डोंट बी जजमेंटल, यू डोंट नो अस, हाउ कैन यू से थिंग्स लाइक अस, और वो सुनकर वहाँ पर खड़ा रहता है। ये बड़ी बात नहीं है। अगर मैं फ़ैन होता, अरे सर आपका फ़ोटो खींचता मैं और मैं फ़ोटो डालता मैट राहुल गांधी, कहीं पर हमने कुछ नहीं डाला। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया था, हमने कहा हमें क्या करना है, फ़ोटो क्यों लेना। हमने बात की और उसको कहा कि नहीं ये मुद्दा है, हम उठा रहे हैं और लोगों को भी उठाना चाहिए, बट डोंट बी जजमेंटल। नॉट एवरी रिपोर्टर इज लाइक दैट। बट आपको मैं बताऊं कि जो अपना लिबरल सोच है उनकी, और जिस तरह से इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म के लिए उनका जो ही इज वर्किंग ऑन दैट्स हिज आइडियोलॉजी। एंड जो हमारे देश के जिन लोगों को ये अफेक्ट करेगा ना, वो 30 से कम वाले लोग जो हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आज इस सिचुएशन में आ गए हैं कि उनको नौकरी चाहिए, उनको जैसे मैंने कहा अपनी जद्दोजहद में वो हैं कि भाई उनका फ्यूचर क्या होगा, वो उसमें सोच में उनको ये रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि लिबर्टी अगर चली गई, सेक्युलरिज्म अगर ख़त्म हो गया, या आपको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल नहीं मिले तो क्या होगा। दे डोंट रियलाइज इट राइट। कब तक रियलाइज नहीं करेंगे वो, जब तक उन पर नहीं आते। वो राहत इंदौरी का शहर है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, हाँ। यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी है। और ये मैंने देखा मीरा रोड में, मीरा रोड में दंगे हुए थे पिछले साल, मैं वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर एक बुटीक शॉप था, नाम भूल रहा हूँ, मुस्लिम नाम था कुछ, शफीक या आई एम फॉरगेटिंग द नेम। वो बुटीक शॉप के आसपास के हिंदू शॉप्स थे, तो लोगों ने टारगेट करके उसी के शॉप को तोड़फोड़ किया। ठीक, अब वहाँ पर मैं अंदर गया तो जो शॉप का ओनर था उसका बेटा वहाँ पर था, और उसका बेटा ने कहा, वो ही वॉज इन कॉलेज, कि मेरे दोस्त जो कल तक मेरे दोस्त थे आज मुझे गाली दे रहे हैं। ओह माय गॉड। ही केम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बैक, क्योंकि उसका शॉप है ये सारी चीज़। बट जब ये आप पर आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये इम्पैक्ट करता है। अब क्या हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम आप देख रहे हैं ना, आप देखिए जैसे जैसे ये मुस्लिम एक बार विलनाइज खत्म हो जाएगा या नहीं चलेगा, ये दे डोंट बिलीव इन हिंदुइज्म, दे बिलीव इन ब्राह्मणिज्म। तो फिर ये आपस में लड़ेंगे, फिर दलितों के पीछे पड़ेंगे ये, फिर महिलाओं के पीछे सबसे पहले पड़ेंगे ये। क्यों करना नौकरी, घर पे बैठो, साड़ी पहनो, बोलते ही है ना। अब ये हिजाब और इस पर आए हैं, कल जाकर बोलेंगे कि आप साड़ी पहनिए, फिर ये धर्म पे आएंगे, फिर ये जात पर आएंगे, फिर आपस में लड़ते रहेंगे। दे डोंट केयर अबाउट दिस अंटिल एंड अनलेस दे आर कमिंग टू पावर। मस्जिद खोदने में लगे हुए हैं, इसी में लगे। आप देखिए ना, आपने क्या बनाया, नेहरू ने 70 साल में कुछ नहीं किया, IITs तैयार किए, डैम्स उस समय बनाए, एम्स बनाए ना, वहीं पर जाकर आप लोग अभी इलाज करा रहे हो। आप लोगों ने क्या बनाया, हाँ, यहाँ पर सब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। गरीब आदमी कैसे रहता। मैं बोल रहा हूँ कि ये जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तब तक नहीं पड़ रहा जब तक आप पर नहीं आता। जिस दिन आप पर आएगा, आप पर भी फर्क पड़ेगा, और फिर आप लालटेन लेकर ढूंढते रहोगे एक्चुअल मीडिया के लोगों को, और कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे जैसे आपके जैसे तमाम लोग कर रहे थे, तब इन्होंने देखना या सपोर्ट करना सही नहीं समझा। मगर ये लोग अचीव करके कुछ अपने एक मकाम पे पहुंच के पहली फुर्सत में निकल जाएंगे, पहले निकल जाएंगे देश छोड़ के। हर कोई नहीं निकल सकता ना। वो लोग क्या करेंगे जो 1500 रुपए लेकर खुश हैं, उनको तो यही रहना है ना। उनकी बात कौन कर रहा है? अडानी जी के पीछे आप बहुत पड़े हुए हैं। अदानी जी के पीछे नहीं, मैं तो सवाल पूछता हूँ कि एक ही आदमी है क्या 140 करोड़ लोगों में? और हम क्या पूछ रहे हैं? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी। अब हिंडनबर्ग ने तो दुकान बंद कर दी। लेकिन रिपोर्ट गलत साबित तो नहीं हुई ना, रिपोर्ट तो थे, उनके भाई के मामले सामने आए थे,
उसके बाद आप देखिए ना, धारावी, मेरा जहाँ पर घर है, मेरा नहीं है लेकिन जिनका घर है, सोचिए मेरा धारावी में घर है, अब मेरे जैसे करोड़ों लोग, लाखों लोग हैं वहाँ पर, आप एक दिन में आप कह रहे हैं कहीं को कहीं पर फेंक देंगे, कहीं को कहीं पर, कोई क्लैरिटी नहीं है। रात को आकर चोरी छुपे आप वहाँ पर सर्वे करा रहे हैं, लोगों को डरा रहे नंबरिंग हैं, लगा रहे हैं हाँ? दरवाजे पे। और किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है, कहाँ पर रहेंगे वो लोग? आपको उस जमीन से प्यार है, जमीन के ऊपर के लोगों से प्यार नहीं। अब धारावी के लोगों का मुद्दा उठाना गलत है क्या? क्या धारावी का मुद्दा गलत है? कौन कह रहा है कि धारावी में आप स्लम रहने दीजिए? कोई नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं वहां पर बनाइए और उनको हाँ, क्योंकि दीजिए, रीडेवलपमेंट का तो प्रिंसिपल ये है ना, आप उनको कि आप दीजिए ना वहाँ रीडेवलप पर। करिए, लेकिन उन्हीं लोग को वहीं पे बसाइए जो Correct. वहाँ के लोग। हाँ, तो आप नहीं कर ये रहे हैं ना। रीडेवलपमेंट का प्रोसेस क्यों नहीं ये क्या follow कर रहे किया जा हैं, रहा है? किसी को कहीं पर दे रहे हैं, किसी को कहीं पर दे और रहे हैं, इंडस्ट्रीज चले जाएंगे वहाँ और धारावी के नाम पर आपने शहर के ना जाने कितने 100 एकड़ जमीन ले लिए। मदर डेयरी का जो प्लॉट था वो आपने ले उसके लिया, आसपास। उसके आसपास कुर्ला का आपने सॉल्ट पैन लैंड्स ले लिया, आपने मुलुंड के पास की जगह ले ली है, ये कहते हुए फिर कि भी उनको धारावी विस्थापित अफेक्टेड नहीं कर लोगों रहे को हैं। आप देंगे। हाँ, उन वहाँ के लोकल लोगों फिर भी विस्थापित नहीं कर रहे हैं क्या? कैसे करेंगे? क्योंकि लोगों में आपने कॉन्फिडेंस नहीं ला, आप लोगों को कहीं पर भी फेंकेंगे, नो, आप कुछ भी आप कह रहे करेंगे। हैं कि इतना सारा जमीन उन्होंने लिया है, तो लिया वो नहीं है, सरकार ने दिया सरकार है, ने दिया free। है, वो किसे दिया कि भाई आप इनको यहाँ पे रिहैबिलिटेट जी। करेंगे, तो वो नहीं कर रहे हैं। वो अभी जमीन कुछ किया ही नहीं, अभी केवल जमीन उनके नाम पर हुआ है। अब जब करेंगे करेंगे, लेकिन तब तक नियम ये लाया है कि मुंबई के जितने बड़े बिल्डर्स हैं, अगर आपको एफएसआई लेना है तो आपको अदानी से लेना होगा। ओह, तो he's एक become एक like a करके subcontractor। एग्जैक्टली। तो आप बताइए ये मुद्दा है या नहीं? अच्छा, हर एक चीज उनको ही मिलेगा। मुंबई एयरपोर्ट, आपको याद है 2-4 साल पहले यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो हमारा नाम है उसके आगे अदानी एयरपोर्ट लग दिया था, लोगों ने तोड़फोड़ की थी, तब उन्होंने हटाया, अंदर उन्होंने दे दिया। सब उन्हें, एक ही शख्स है क्या जिनको सब कुछ दिया जाएगा? अदानी एयरपोर्ट उनका है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि ऐसा क्या है कि उन्हीं को दिया जाता है? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि 2014 में जब मोदी जी आए, तब देखिए आप कौन से प्लेन में बैठ के वो पहली बार दिल्ली आए थे। एक प्लेन के सफर के लिए राहुल जी ने भी ट्वीट किया था कि ये इनके दोस्त हैं, पार्लियामेंट में भी कहा। एक प्लेन के सफर के लिए थोड़ी इंसान ना एक प्लेन के सफर के लिए नहीं, ये जब 2002 में जब दंगे हो गए थे और इनकी छवि खराब हो गई थी, जब लोग इनसे दूरी बनाए रहे थे, तब इनके जैसे कई छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने इनका साथ दिया उस समय। फिर उसके बाद इन्होंने अमिताभ मतलब बच्चन को लाया, हाँ। कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, अपने आप को कैसे कैसे इन्होंने अपनी इमेज को, छवि को सुधारा। 2014 के इंटरव्यूज देखिए आप, आपकी अदालत में, मुझे याद है रजत शर्मा के सामने उन्होंने कहा था मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरा हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, ऐसी बातें कही थी। कहाँ दिख रहा है? ना कुरान दिख रहा है, ना कंप्यूटर दिख रहा है। कुरान उनके भी घर बेचारे को भी ठीक से तोड़ पढ़ रहे नहीं हो पा आप। रहे। उनके घर को भी तोड़ रहे हो। बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ लोगों के घर उजाड़े जा रहे हो और बुलडोजर बाबा के नाम से आप फेमस कर रहे हो। और बात यही है कि जब सब कुछ आप एक ही आदमी को देंगे, एक ही शख्स को देंगे, आप देखिए ना, वो मुझे याद है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट है कि कैसे नियम ही ऐसे बनाए गए राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और एक कोई स्टेट उन्होंने बोला जिसे मैं भूल रहा हूँ, कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक ही कंपनी फिट बैठेगी। ऐसे नियम बनाए गए कि केवल एक ही कंपनी फिट बैठेगी। टेंडर्स तो मैनिपुलेट होते रहते तो हैं। हो रहे हैं ना, तो सवाल उठा रहे हैं हम, और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। प्रधानमंत्री अगर किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम पूछेंगे कि आप क्यों बात नहीं करते। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस दिन हम सब बहुत खुशियां मनाएंगे। आपको क्या लगता है, एक नेशन वन इलेक्शन, इज इट अ फीजिबल आइडिया? It is not. I'll tell you why. I'll give you my personal what I feel about it is, क्योंकि आप देखिए अगर एक समय में आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर आप वही करेंगे जो अभी आपने इलेक्शन का टाइम पे किया था, महाराष्ट्र के इलेक्शन में आप दंगा कराएंगे, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे वैसे भी लगाएंगे। करेंगे ना फिर। हाँ, लेकिन फिर चाहे क्या आप होता हर है, 6 महीने में, 4 महीने में इसके करो चाहे। चक्कर में आप क्या कर रहे हैं, आप जो स्थानीय पार्टीज हैं उनको आप इतना समय नहीं Satraps, देंगे, वो local खत्म कर satraps देंगे खत्म आप। कर देंगे। और मैं मानता हूं कि अभी के टाइम पर स्थानीय पार्टीज या रीजनल पार्टीज हैं, दे प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे एक्चुअली केयर अबाउट द एंड दे नो द ग्राउंड में, दे नो द ग्राउंड रियली वेल। तो इसके चक्कर में आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, कोई पैसा ऐसा बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर पैसा बचाना होगा तो मोदी जी के एड्स थोड़ा कम लगाएंगे तो बहुत पैसा ऐसे ही बच जाएगा, है ना। यहाँ वहाँ पर जो मंदिर, आधा मंदिर बनाकर उसका प्रचार करते हैं, उसके पैसे, या कुंभ के नाम पर केवल एड्स में जितना पैसा लगा रहे हैं उससे भी कम कर लें तो बहुत पैसा बच जाएगा। वो उसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि एक साथ देश में एक समय जब इनका माहौल होगा, क्योंकि क्या होता है कि आप देखेंगे कि स्टेट वर्सेस सेंटर में, सेंटर का जब इलेक्शन होता है तब इनका माहौल बेहतर होता है, तो दे वांट टू यूज द सेम वे फॉर स्टेट इलेक्शंस एज वेल।
और इसलिए ये चाहते हैं कि सब कुछ साथ में हो ताकि इनका फायदा हो। ये पैसा वैसा बचाने के हिसाब से नहीं है, ये अपने आप को और इलेक्शन कमीशन को कैसे ताकतवर रखें लेकिन इसका एक उसके लिए नेगेटिव भी है। हो सकता है। सपोजिंग आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, समझो समझो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सरकार है और उसके एंटी है पूरी देश में, क्योंकि एक सेंटिमेंट है जैसे बीच में हुआ था। तो आप वन नेशन वन इलेक्शन अगर उस टाइम करेंगे तो हो सकता है पूरा देश एक वेव में आपके एंटी वोट करे। महाराष्ट्र में अभी इलेक्शंस हुए, आप देखिए किन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, हाँ, और उन लोगों के आप आइडियोलॉजी को पता लगाइए। 70-80% लोग आप देखेंगे कि देवर एंटी मोदी। तो यू आर तो सेइंग खेल भी उतना ही बड़ा होगा ना, ये भी उतने खेल उतना बड़ा होगा। आप बताइए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, अब आप जब लोकसभा इलेक्शन आता है तब आप कहते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी के लिए लोग कम हैं, इसलिए हम इतने सारे फेजेस में आप ले रहे हैं। आप कहते हैं सिक्योरिटी यहाँ पर देनी है, वहाँ पर देनी है। सिक्योरिटी नहीं देनी होती, मोदी जी को हर जगह पर जाकर प्रचार करना होता है, इसलिए इतना समय रखते हैं ना। तब आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जब पूरे देश में एक साथ होगा, आप कहाँ से सिक्योरिटी लाएंगे? पॉइंट ये लॉजिकल बात है, इस पर कोई बात ही नहीं करता। सिक्योरिटी लगेंगे, ठीक है, टीचर्स लगेंगे क्योंकि उनका यूज़ होता है, पुलिस लगेगा, बाकी सारी चीज़ें लगेंगे। इतने सारे लोग आपके पास हैं, सारे डिपार्टमेंट, चाहे टैक्स एग्रीकल्चर टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्शन डिपार्टमेंट, सब लग जाते हैं इलेक्शन में। और हंग असेंबली हुआ सोचिए स्टेट में, फिर आप कैसे करेंगे कि सेंटर बनाएंगे, बहुत सारी कहाँ से चीजें इस पर खींचेंगे, अटके किसको और कितना होंगे। और पैसा। इसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है इस पुश से इनको फायदा होने वाला है। इनको ना देश की पड़ी है, और अगर कल जाकर कांग्रेस वो करेगी तो हम उनके खिलाफ भी बोलेंगे। अब वो ऑपोजिशन में है, जब वो सत्ता में थे, मैं कॉलेज में था, मैंने भी आपकी तरह अन्ना आंदोलन में हमने बहुत कटाया है अपना, खैर, लेकिन हम सभी जिम्मेदार हैं ना। बहुत कटाया, मतलब क्या करेंगे, बहुत भैया, है ना? बहुत कटाया। कहाँ है आज अन्ना हजारे, कहाँ है? लेकिन अब जो हैं और वो ऐसा काम कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि आप इसी के आधार पर कर मगर रहे हो हम लोग one nation, हमेशा one election। इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो काम कब करेंगे? ये खास काम करके करते हमारे कब हैं? प्रधानमंत्री इतना घूमते हैं इलेक्शन में, मेरे को लगता है इनका ऑफिस कौन संभालता होगा? मतलब ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं इस देश को। लेकिन जहाँ पर ऑपोजिशन रहता है वहाँ पर भी तो ये काम करने नहीं देते ना। हाँ, महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, गवर्नर हर एक नियम को तोड़ रहे थे, गवर्नर हर एक चीज़ को रोक रहे थे। वही गवर्नर थे जिन्होंने सुबह 4:30 बजे प्रेसिडेंट रूल निकालकर 7 बजे इन्होंने शपथ विधि करवाई थी। 2.5 दिन की सरकार। 2.5 दिन की सरकार में, उसके बाद जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, उन्होंने 12 MLCs के नाम दिए जिस पर गवर्नर को केवल साइन करना था। 2.5 साल तक उन्होंने साइन नहीं किया। सरकार गिरने के बाद जब एकनाथ शिंदे ने अपने MLCs के नाम दिए, उस पर गवर्नर ने साइन किया। तो दिल्ली में आप देख लीजिए, LG को ज्यादा ताकत दिया है, कोर्ट ने केजरीवाल भी को अभी कुछ नहीं पावर करने दे दे दिए रहे। सब इन। तो आप कोर्ट ने जब इस पर सवाल उठाए तो आपने नियम ही बदल दिए। तो आप जब ऐसा काम कर रहे तो आप लोगों को काम करने नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसलिए डबल इंजन जो शब्द यूज करते हैं कि अगर हम नहीं हैं तो आपका काम नहीं होगा, हमें लाओ, अगर आप नहीं लाओगे तो हम तोड़ के पैसे से लाएंगे, हम आएंगे डबल किसी भी इंजन तरीके से। मींस स्टेट एंड सेंटर। या अच्छा, मुझे लगा डबल इंजन इज सम टू पीपल इन द गवर्नमेंट। नो नो, स्टेट और सेंटर दोनों हम आए होंगे। तो okay, वो उनको वैसे ही चाहिए कि पूरी जगह पे उनकी ताकत हो, जहां पर नहीं है वो वहां के लोगों को सबक सिखाओ। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे थे, कोविड का समय था, आप देखिए GST के पैसे नहीं आते थे अभी भी वापस। नहीं आया, मैंने सुना। मगर Credit आई रियली मोदी जी फील को जाना महाराष्ट्र में बहुत बेटर हैंडल किया, बहुत सारे ऑक्सीजन की हमने कमी नहीं सुनी, हमने मतलब काफी बेटर था। और यूपी में आपने देखा गंगा के किनारे लाशें पड़ी हुई थी, Very sad, है ना? yes. लेकिन अब कहा जाता है कि वहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, many claim that the future of and the platform as a journalist is, as I said, you know, ये नया बिल आएगा वो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या, ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे आप? मतलब आप हेल्पलेस होके हाथ खड़ा कर देंगे या आप आंदोलन करेंगे? बिकॉज आप, देयर इज वेरी फ्यू ऑफ योर ट्राइब। सी अ लॉट ऑफ देम हैव चैलेंज दिस, और ये अदालत में है। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, अदालत का भी तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, अगर ये हो जाता और ये पास हो जाता है तब कुछ और करेंगे। जब चैनल को लिया गया था, ना रवीश कुमार ने सोचा था, ना संकेत उपाध्याय ने सोचा था, ना मैंने सोचा था, ना डॉक्टर रॉय का भी डिकोडर जो चैनल, किसी ने नहीं सोचा था ना कि डिजिटल पर करेंगे। दे अंडरस्टूड द पावर ऑफ डिजिटल। ये आप रोकेंगे कुछ और निकल आएगा। बट ये करना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि चाहे यूट्यूब हो या ये चैनल्स हो, ये इंडियन ओरिजिनेटेड या इंडियन कंपनीज नहीं है। तो इसको आप कैसे पाबंदी लगाएंगे, इसके लिए बिल आप कैसे बनाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण। मैं कह रहा हूँ आप इतना सब चीज़ करके आपने कर दिया बंद, आप मेरा बोलना तो बंद नहीं कर सकते हो ना। मैं बोलते रहूँगा शिवाजी अपने पार्क अपने में खड़े तरीके से। मैंने कहा ना शिवाजी पार्क, मेरा जगह भी देखा है मैंने कि कहाँ से चिल्ला कर बात। अब क्या करेंगे, कहीं से कुछ तो करना होगा ना। और इतना क्यों डर है, हम तो बोल रहे हैं।
ना हम किसी पर मार रहे हैं, ना हम बटेंगे कटेंगे बात कभी कर आप रहे हैं। फ्रस्ट्रेट होके गिव अप तो नहीं करेंगे? अगर वो करना होता तब तो मैं अच्छे चैनल में ब्यूरो अभी चीफ तो आप बन गया था। जवान है, जोशी जवानी है, 28-29 आइडियलिज्म है। ना 28-29 साल की उम्र में, 27-28 में मैं ब्यूरो चीफ था महाराष्ट्र का। पता है मुझे। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा देखने मैं मिलता बहुत था। खुश थी जब आपको मिला। तो वो छोड़ना, अगर मुझे लगा कि छोड़ सकते हैं तो फ्रस्ट्रेशन का, दिस इज माय पैशन। ये मैं 8th स्टैंडर्ड में जब मैंने डिसाइड किया मैं जर्नलिस्ट हूँ, पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पक्का आप रिकॉर्ड पे कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल रिकॉर्ड पर बिकॉज कह रहा हूँ। एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट बने हैं। बहुत एमजे लोग बन अकबर चुके वाज हैं। देयर आई थिंक। बहुत लोग बन और चुके कौन है? आशुतोष तो ही वाज इन आप बट ही लेफ्ट। अटल बिहारी वाजपेयी was a journalist at अच्छा, oh, I one didn't know point that. of time. Okay. बाल ठाकरे was a हाँ, cartoonist he was a in Free Press cartoonist, yes, Journal. हाँ. He knew about this. हमारे एनडीटीवी के एक इम्तियाज जलील थे जो एआईएमआईएम से फिर सांसद बने थे। बहुत सारे लोग बनते हैं। मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं कहा क्योंकि आई हैव सीन द अदर साइड। आई नो हाउ हार्श एंड हाउ How much pressure they have to succumb to. मोर देन प्रेशर इट इज, आप बहुत जाड़े चमड़ी के होने चाहिए। यू शुडंट बी इमोशनल, एकदम I है ना? agree with you. तो अब मुझे लगता है कि मैं इमोशनल आदमी हूँ, And मुझे you बहुत cannot फील be होता है। straight talking, you cannot आप be नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता और मुझे बनना भी नहीं है हो क्योंकि सकता है सिचुएशन आपको change मेरे हो जाए। नाम पर मेरे माँ बाप को पिताजी भी देंगे कि नहीं, 2-4 वोट मिलेंगे। पिताजी भी थोड़े बीच बीच में मोदी जी को पसंद अभी करते डिपेंड करता है आप कौन से कास्ट के मिश्रा हैं तो शायद मिश्रा वोट आपको मिलेंगे। हैं। वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वही कह रहा हूँ कि इट्स नॉट ईजी। और आप इसका एग्जाम्पल देखिए ना, जो जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से बहुत लोगों को होप था। आप देखिए जब आतिशी को लाया उन्होंने, आतिशी को अपना सरनेम छुपाना पड़ा क्योंकि वो कृष्ण, ये आईआईटी आईआईएम वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल, आप अपने पूरे कैबिनेट को लेकर दिवाली से पहले आप लक्ष्मी पूजा के लिए बैठते हैं और उसको हर एक चैनल पर चलाते हैं, या आपको चैनल पर जाकर हनुमान चालीसा बोलना पड़ रहा है, ये बताता है कि आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आपको बीजेपी अपने लेवल पर लाती। और आप देखिए कि जब तक आप मंदिर जाएंगे, आप हनुमान चालीसा करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बढ़ रही है। सो इनडायरेक्टली दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू बिकॉज दे केयर अबाउट आइडियोलॉजी। और क्या आप खुद उस लेवल पर गिर सकते हैं कि हर जगह पर यही करना है? तो ये एक बड़ा सवाल होता है। इसलिए मुझे लगता है कि कीपिंग देम अकाउंटेबल इज अ बिग टास्क। आप सवाल पूछिए, आप उनसे पूछे और ये लॉजिकल सवाल पूछिए। एंड आई थिंक सो दैट इज समथिंग जो बहुत कम लोग कर रहे हैं। एंड आई एंजॉय दैट कि मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र में सवाल पूछ रहा हूँ, एकनाथ शिंदे से सवाल पूछ रहा हूँ। एंड आई थिंक सो इट्स अ गुड थिंग। आई होप ये प्रिविलेज आपके पास हमेशा रहे। कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट तो करती है, लेकिन वो कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। आप मुझे बताइए, आपके दो चीज़ें हैं और ये आखिरी सवाल है मेरे दो। आपने लास्ट में मतलब आप कैसे विजुलाइज करते 10 साल यहाँ से अपने आप को, पहली बात, और दूसरा आपको जर्नलिज्म में सबसे चैलेंजिंग कौन सा मौका था आपकी लाइफ में? 10 साल बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है वो एक कंपनी में तब्दील हो जहाँ पर हम लोगों को लाएं। और जो चैलेंज की बात है उसी को उसमें जोड़ना चाहूँगा कि हमारी कोशिश ये है कि हम एक ऐसे चैनल बनाएं, अगर मौका मिला तो ज़रूर बनाएंगे, अगर लोग नहीं डरे और इन्वेस्ट करें तो, जहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दें। जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री करते हैं ना, न्यूज़ लॉन्ड्री फिर भी एक लिमिट तक करते हैं। एंड वो न्यूज़ मिनट, हम एक ज़माने में, आपने तो देखा ही था कि एनडीटीवी में हर रोज़ हम सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट्स करते थे। कभी मैं धारावी में हूँ, कभी किसी के खेत में हूँ, कभी कहीं पर हूँ, कभी कहीं पर हूँ। you need a lot of funds and यू नीड अ लॉट resources ऑफ for फंड। that, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर लोग डरना बंद करें और वो फंड देना शुरू करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको अगर सरकार से सवाल पूछना है, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है कि मोदी ने ये किया, नहीं बीजेपी ने किया। आप सिर्फ जाकर ग्राउंड रियलिटी दिखाइए, ये ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाइए, आपको समझ में आएगा कि क्या citizen परिस्थिति। journalism you're saying. Citizen journalism or ground check, which is not happening. Everything is now sitting in your AC rooms and bringing two people and debating about it. It's okay to debate. It is important to But debate. people like श्याम मीरा सिंह में कितना टॉर्चर किया बिल्कुल हम लोगों ने। वही सताए जाएंगे ना, जब आप करेंगे, आप सच्चाई दिखाएंगे तो सताए जाएंगे। एंड द बेस्ट वे टू शो इज कि आप जाओ जमीन पर, दिखाओ कि लोगों की परिस्थिति क्या है। जब वो देखेंगे, एंड इट इज अ चैलेंजिंग थिंग। प्लस अगर चैलेंज की बात करें, एनडीटीवी छोड़ना एक चैलेंज था, अपने आप को तैयार करना। मुझे लगा नहीं था टीवी छोड़कर कुछ कर रहा हूँ। यूट्यूब का खेल बहुत अलग है। इफ यू थिंक टीवी इज पोलराइज्ड, यूट्यूब इज एज पोलराइज्ड एज टीवी। यहाँ पर दूसरे साइड के लोग हैं कि अगर वहाँ पे प्रो मोदी हैं तो यहाँ पर एंटी मोदी लोग ही हैं। उसमें भी दिक्कत यह है कि वो चाहते हैं कि आप रोज आकर मोदी को गाली दें, जो हम नहीं करना चाहते। मेरी कोशिश है लोगों को सच बताने की, मेरी कोशिश है ग्राउंड रिपोर्ट्स करने की। आप कभी तो सोचोगे, आप
न्यूज़ को एंटरटेनमेंट के तौर पर कैसे देखो रहे हो। आपको ये देखना है कि एंटरटेनमेंट नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन और आपके क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट। तो धीरे 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 इस आदत को लोगों में लाना, ये एक बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है। प्लस कोविड का तो मैंने आपको बताया कि हमने अपने आंखों के सामने ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स के खत्म होते हुए देखा। सो आई थिंक सो नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक आई वाज डिप्रेस्ड इन दैट एट दैट टाइम। 100%। आई मीन मैं डिप्रेशन में थी जब जाती थी बाहर खाना बांटती थी। आई टू कम बैक एंड आई टू जस्ट बी इन माय रूम बिकॉज ऑब्वियसली माय सन, आई डोंट वांट टू एक्सपोज हिम। सबसे पहले मैं रूम में भागती थी, नहा के बैठी रहती, खाना भी वहीं खाती थी, ये सोच के। और फिर सारा दिन यही चलता था। चैनल पे भी वही सब चल रहा था। मतलब इट वाज दे वर शोइंग, सम चैनल्स वर शोइंग, आई थिंक एनडीटीवी वाज शोइंग। सो इट वाज तभी तो एक शो शुरू किया था देश की बात, 6 बजे आते थे रवीश गोवाल, सिर्फ मजदूरों पर बात करने के लिए एक शो शुरू किया था उस समय। तो आई थिंक सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्लस समथिंग विच आई नेवर थॉट वुड हैपन, क्योंकि हमने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था कि पार्टीशन हुआ था और लोग चलकर यहाँ से वहाँ गए थे। और वो मैंने, आई डोंट नो कि पार्टीशन के समय कैसा था, बट दिस इज नॉट समथिंग विच आई एक्सपेक्टेड वुड हैपन इन द 21st सेंचुरी इन आवर कंट्री, जहाँ पे हम कहते हैं कि हम संस्कार वाले लोग हैं, प्यार से रहने वाले लोग हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं। पहला मौका मिलते ही आपने गरीब लोगों को हटा दिया था वहाँ से, और वो सब गरीब लोग थे, इतने मजबूर थे बेचारे। मुझे पता है, मैंने देखा है कि लोगों को आप बिस्किट दे रहे हो, उनको नहीं लेना है, शर्म आता था, लेकिन उनको लेना था। मैं आपको बता सकता हूँ, नहीं लेते तो उनका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। हमारे बिल्डिंग्स में, हमारे सोसाइटीज़ में ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास कमाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो बोले कैसे, वो मिडिल क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास थे। फिर वो बोलते थे भैया चुपचाप रात को अगर आप राशन ला के दे दे, किसी को बताना मत, किसी को नहीं बताते। कई लोगों ने तो चुपचाप राशन रखा भी बाहर बिना बताए, बहुत लोगों ने किया। लेकिन आप देखिए वो कितना डिफिकल्ट टास्क था, और उसमें ये रियलाइज करना कि व्हाट आई थिंक इज very challenging and difficult as a person is, I can see what is happening with my country, but others can't feel it, and then it gets frustrating at some time. That's why I'm asking you, will you not get frustrated? You know, you do, but then you take it as a challenge to change it. वो एक फिल्म थी डोंट लुक अप, अगर आपने नहीं देखी, नेटफ्लिक्स पर है, जहाँ पर 2 साइंटिस्ट बताते हैं कि दुनिया खत्म होने वाला है, आपको कुछ करना होगा, बट वो छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पर लोग बात करते हैं। एट द एंड द वर्ल्ड एंड्स। इट्स अ वेरी dark comedy film, but it is something where you realize how important it is to, you know, keep on talking to, trying to make people understand in this era of pre-truth, जहाँ पे लोगों को सच से कोई लेना देना है। It is a pre-truth era where एक सच, there is no black and white, हर एक चीज़ में there are 100 conspiracy theories, और कहीं पर कुछ भी हो रहा है। And on YouTube now everyone is an influencer, and you are a journalist, you can't be an influencer. प्लस पीपल जस्ट वांट इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारा ज्ञान जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो उसमें आप अपने आप को कैसे फिट करने की कोशिश करें। सो देयर आर चैलेंजेस, बट इट इज फन टाइम। आई एम लर्निंग अ लॉट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, एडिटिंग सीखता हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी लाइट सीख रहा हूँ। सो इट इज फन एट द सेम टाइम, एंड ट्राइंग टू, यू नो, work for yourself, trying to form a company of yours. It's a different feeling. Yes, but I'll tell you one thing, that अभी तो आप, अभी शादी हुई है आप और पूर्वा के, अभी बच्चे नहीं हुए हैं, बट वन डे यूल बी इन द फैमिली वे। और इंसान ना बच्चों के सामने कमज़ोर हो जाता है, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने ना बहुत वक्त वेस्ट किया। आज मुझे लगता है जब मैं वो चीज़ें चाहती हूँ अपने बच्चे को देना, अगर मैं शायद मेहनत करती अपने प्रोफेशन की तरफ, ना कि एक्टिविज़म की तरफ, ना कि पॉलिटिक्स की तरफ, मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में तो मैं बदलाव कर सकती हूँ। बाकी देश को बदलने का हम सपना ही देखते हैं, कहीं पता नहीं दम उठ जाएगा। आई होप कि आप सचमुच अपना सपना पूरा कर सकें। एंड आई एम मच ओल्डर देन यू, एंड आई एम श्योर कि आप मेरी उम्र तक पहुँचेंगे। आपने बहुत यंग एज में शुरू किया था, मैंने तो 35 की उम्र के बाद से शुरू किया। आई वॉज ऑलरेडी वो सोशल वर्कर, बट it is frustrating. It is. And I just wish more power to you and the likes of you and your tribe. Really. Thank you so much. I hope people actually understand कि ज़रूरत है। और what I have also realized is, समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, वो डरते हैं, डरपोक बहुत हैं। जिस दिन वो डरना छोड़ देना, इन लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी। बस सिर्फ डरना छोड़ दे। होगा कि नहीं पता नहीं कब होगा, चलो उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पर हम लोग तो सिर्फ तिनका करके बदलाव की कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, सॉरी। हाँ बिल्कुल। मोदी जी ने कुछ काम अच्छा किया है, या मोदी सरकार ने, आपको लगता है?
कोई भी एक काम अच्छा किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब आप कहते हैं तो मुझे लगता है इट्स अ पॉजिटिव थिंग। आज आप बिहार के किसी इंसान से पूछो, उसके गांव में सड़कें बन चुकी हैं और वो इतना इजी हो गया है ट्रैवल। हाँ, अस्पताल शायद ठीक ठाक कंडीशन पे नहीं है, लेकिन कम से कम मोटरेबल रोड्स हो गए हैं। तो कुछ आपको लगता है उन्होंने अच्छा कुछ किया है? आप मुंबई गोवा हाईवे से गई हैं? पिछले 15 साल से उसका काम चला, 15 साल से मुंबई गोवा हाईवे बना नहीं। अगर तो 15 साल मतलब पिछली सरकार तो 5 बिल्कुल साल, थी ना, तो ये आपने 10 तो साल। कहा ना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, आप कर रहे हैं। कोस्टल रोड बन रहा है। कोस्टल रोड बन रहा है। कोस्टल रोड का आप हिस्ट्री निकालिए, कब शुरू किया था? कोस्टल रोड को बनाने के लिए जो पैसा है बीएमसी ने अपने तिजोरी से निकाला था। उस समय गवर्नमेंट में थे, उस समय बीएमसी देख रहे थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने लाया। ठीक है, क्रेडिट भले ये ले लें। आप देखिए कोस्टल रोड का प्लान पृथ्वीराज चौहान का था, उसको एग्जीक्यूट उद्धव ठाकरे ने किया। रास्ता क्या होता है, रोड्स और ब्रिजेस ये दिखते हैं, इसलिए ये लोगों को लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। आपको याद है 4 दिन के अंदर बिहार में 11 ब्रिजेस गिर गए थे, 4 दिन के अंदर 11 ब्रिजेस गिर गए थे। तो यू सेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन करप्शन है उसमें। आपको ये भी समझना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पैसे बहुत मिलते हैं। अरे रोड रिपेयरिंग में भी तो बहुत पैसे बनते बस हैं, उसी और के जब चक्कर इलेक्शन में। आने वाले होते हैं तब देखो उसी का सारे पहले रोड शुरू को हो जाए। अभी उखाड़ मैं आ रहा के- था नीचे, यहाँ पर रास्ते का काम चल रहा है एंड मुझे पता है कि ये बनने के बाद 6 महीने और बाद मुझे लगा वापस ये होगा। नया एमएलए आया है, पता नहीं इसको, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा करते, लेकिन जनरली क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में रह चुकी, मुझे पता है सारे उखाड़ो, रोड बनाओ और इलेक्शन के फंड जमा काम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने रफ्तार पर होना चाहिए था उतना हुआ है। कुछ भी अच्छा किया हो उन्होंने। मोदी जी ने 400 रुपए के सिलेंडर को ला दिया 1000 रुपए में, और नहीं, फिर मैं genuinely उसे सब्सिडी में वो दे रहे हैं। आप बताइए ना, मैं क्या बोलूं, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहूँ कि सिक्योरिटी सुधर गई है, कि अभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते हैं। फिर मैं देखता हूँ चाइना दूसरी तरफ से अंदर घुसता है। हमने देखा था कि मोदी जी मतलब आप 100 में से काम 0 कर रहे मार्क्स थे। देंगे? 0 मार्क्स, क्योंकि आपके पास इतनी ताकत है जितनी इससे पहले की सरकार के पास नहीं थी। उसके बावजूद आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पर फोकस कर रहे हो। आपको ये समझना होगा कि मार्केट्स की बात ये करते थे कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है, उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस इतना था क्योंकि आपको चाइना के सामने इंडिया को पावरफुल बनाना था। लेकिन जब अभी इनको पता चल रहा है क्या क्रैश हुआ है? अब क्रैश क्यों हो रहा है, अब क्यों मोदी जी नहीं संभाल पा रहे, तो जरूर आपने सिक्योरिटी को हो सकता है शहर में सुधारा हो, आप मेट्रो के काम को ला रहे हैं, लेकिन आप पेड़ भी काट रहे हैं। तो मैं कैसे सपोर्ट करूं आपके मेट्रोज? आप एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, कई एयरपोर्ट्स बनकर सफेद हाथी की तरह पड़े हुए हैं, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये स्मार्ट सिटीज बनाने वाले थे, कुछ कहूँ मोदी जी ने तो इंटरव्यूज में कहा था 2024 आने के बाद पहले 100 दिन के उनके प्रोग्राम रेडी हैं, क्योंकि ये स्लोगन पर काम इतना करते हैं। इनकी चतुराई देखिए, आप स्लोगन पर इतना काम करते हैं कि लोगों को लगता है भाई 100 दिन का प्लान है। क्या हुआ? अरे घरों में झगड़े हो जाते हैं ये अपने बीजेपी और कांग्रेस की डिवाइड में। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने कुछ किया या ना किया, लोगों को आपस में बांट दिया, और मुझे लगता है इससे बड़ा उनका ड्रॉबैक कुछ नहीं है। आप 100 ब्रिजेस क्यों ना बना ले, अगर लोगों को आपने आपस में बांट दिया, अपने देश को बांट दिया, तो आप कल चले जाएंगे, मैं कल चला जाऊंगा, लोगों के बीच में नफरत, इसे खत्म करने के लिए महात्मा गांधी को मरना पड़ा था। उसके बाद भी आप अगर इसे बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका बहुत खराब इम्पैक्ट जो है हर किसी पर हो। लवली टॉकिंग टू यू सोहित, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया, और आई होप आप लोग को भी मजा आएगा। सोहित, आप प्लीज सबको बताइए, खास करके आपके दर्शकों को, कि हमारे YouTube चैनल को देखें, कुनिका सदानंद, गुफ्तगू विद के। जी बिल्कुल, गुफ्तगू विद के ये चैनल है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि और कोई प्लेटफॉर्म पर इतनी सच्चाई से हम बात नहीं कर पाते थे जितनी सच्चाई से बात की, और हर एक मुद्दे पर बात की है। और सच में समय कैसे बीता सच में पता नहीं चला, और उतना हमने हर एक मुद्दे को टच किया। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको वाकई क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करना है तो ऐसे चीज़ों पर आपको बात करने वाले लोगों को सुनना चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब करें। और अगर आप इनके चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं तो मेरे चैनल पे भी कभी आ जाइएगा। नहीं, इनके पहले कर लो भाई, ये ज़्यादा मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, और वहाँ से फिर मेरे पास आ जाना। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 2-4 चीज़ें कम से कम समझ में आई हो, कुछ दिमाग खुला हो, या कुछ सोचने पर आप मजबूर हो। अगर वो भी होता है तो मुझे लगता है हम दोनों का और यहाँ पर जो क्रू मौजूद है उनका जो काम है वो सक्सेसफुल रहा है। यही हमारी उम्मीद है। बिल्कुल, एक भारत हम भारत। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट वाज फन। मजा आया सबको? आई होप लोगों को आए मजा। आएगा, जब ये सब, ये भी तो वही लोग हैं ना जो